नमस्कार, इकोनॉमी टुडे के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। हैदराबाद में 28 नवंबर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट होने जा रही है और पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टार्टअप समिट है। इस समिट की खास बात यह है कि पहली बार पूरी दुनिया से महिला उद्यमी इस समिट का हिस्सा होंगी और अमेरिका में जो राष्ट्रपति के सलाहकार इवांका ट्रंप हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह की शुरुआत करेंगे। क्या होगा इस समिट का फोकस, भारत को क्या फ़ायदा होगा, दुनिया के लिए क्या संदेश जाएगा। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर एना रॉय, जो कि सलाहकार हैं नीति आयोग में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और नीति आयोग की जिम्मेदारी है कि इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाए। और साथ ही साथ एक उद्यमी के तौर पर मुंबई से जुड़ रहे हैं रमेश धामी, जो कि को फाउंडर है ग्रीन सोल। रमेश, आपका भी शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हम आपके पास आएंगे आपका अनुभव जानने के लिए। और अगले हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप समिट हैदराबाद में होने जा रही है। क्यों है खास GES 2017? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। To further our economic partnership, I'm excited to report that the Prime Minister has invited my daughter Ivanka to lead the U.S. delegation to the Global Entrepreneurship Summit in India this fall, and I believe she has accepted. 27 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की धरती पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को भारत में आकर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो न्योता दिया था, वो अगले हफ्ते हैदराबाद की धरती पर अमली जामा पहनने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर के बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दुनिया के 1500 से ज्यादा उद्यमी पूरी दुनिया में विकास की नई कहानियां कहते नजर आएंगे। दुनिया की मुश्किलों का समाधान खोजने के लिए उद्यमिता के नए मुहावरे गढ़ते नजर आएंगे। दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में इस बार का फोकस है महिलाओं में उद्यमिता को मजबूत बनाना और इसके जरिए दुनिया में विकास को बढ़ावा देना। समिट में 52% से ज्यादा हिस्सेदारी महिला उद्यमियों की है और भारत की ओर से नीति आयोग इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है। This is the first time that women have been majority of the participants at GES. Secondly, women from 127 countries are participating. 10 plus countries will be represented by an all-female delegation, including Afghanistan, Saudi Arabia and Israel. नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार इवांका ट्रंप के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप समारोह की शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया से 1500 से ज्यादा उद्यमी इसका हिस्सा हैं और पूरी समिट के 4 मुख्य फोकस बिंदु हैं, जिनके इर्द गिर्द चर्चा, विमर्श और समाधान तलाशे जाने हैं। ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हेल्थ और लाइफ साइंसेज और मीडिया और एंटरटेनमेंट। पूरी दुनिया से महिला उद्यमी हैदराबाद में अपने तेज दिमाग और पैशन का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। Truly honored to have been selected to participate in Global Entrepreneurship Summit co-hosted by the United States and India, and especially excited because of the theme of this year's summit, which is Women First, Prosperity for All. I really do believe that with all my knowledge and expertise, I can really contribute to the capacity building of all the participants and guests. इस समिट में दुनिया के 300 से ज्यादा निवेशक भी उद्यमियों के आइडियाज पर अपना दाव लगाने को तैयार हो गए हैं। समिट में 31% उद्यमियों की उम्र 30 साल से कम है। सबसे कम उम्र का उद्यमी 13 साल का है, जबकि सबसे बुजुर्ग उद्यमी की उम्र 84 साल है। भारत से 100 स्टार्टअप्स वर्चुअल एग्जीबिशन के जरिए अपने हुनर और आइडियाज को शेयर करते नजर आएंगे। इवांका ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, आज वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे है। हम महिलाओं में उद्यमिता का जश्न मनाने और उन्हें पूंजी और नेटवर्क प्रदान करने के अपने मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराते हैं। मैं अगले हफ्ते भारत में GES 2017 के दौरान ऐसे कई उद्यमियों से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। भारत और अमेरिका 28 से 30 नवंबर के दौरान GES 2017 की साझा मेजबानी कर गर्व अनुभव कर रहे हैं और समिट पूरी दुनिया से उद्यमियों को एक साथ लाएगा। खेल की दुनिया से हैदराबाद की शान सानिया मिर्जा और बैडमिंटन स्टार पुलेला गोपीचंद अपने आइडियाज शेयर करेंगे। विश्व के मशहूर शेफ विकास खन्ना पूरी दुनिया को बताएंगे कि कैसे बिना किसी सहारे के आज वे अमेरिका में रेस्तरां चेन के मालिक बन चुके हैं। और 3 इडियट्स में फुंगशुक वांगडो की प्रेरणा इंजीनियर और शिक्षाविद सोनम वांगचुक अपने अनुभवों को पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। भारत में 500 में से 35 लोगों को मौका दिया जाएगा कि वे अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सेवाओं को पूरी दुनिया के सामने रख सकें, जिससे उन्हें फंड्स और मेंटरशिप हासिल हो सके। देश में स्टार्टअप इंडिया योजना को वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से किया जा रहा ये 3 दिनों का संगम अपने आप में कितनी ऊर्जा लेकर आ रहा है, इसका अंदाज आप स्वयं लगाइए। ब्यूरो इंटरेस्ट के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट पर बात करने के लिए डॉक्टर एनआर राय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर राय, क्या खास है इस बार और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अगर आपसे समझें, और काफ़ी मेरे ख्याल से कंपटीशन होने जा रहा है? हाँ जी, तो तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। अब हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, स्पीकर्स ने सब कंफर्म कर दिया है, डेलीगेट्स का सारा चीज़ हमने बंदोबस्त कर दिया है। अब बस शुरू होने का देर है और हम लोग भी वहाँ पे जाने को अब उत्सुक हैं कि जाके देखा जाए कि हैदराबाद को कैसे वहाँ की सरकार ने सजाया है। इतने दुनिया भर के जो लोग आ रहे हैं उनको तो थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने भारत के लिए क्या तैयारी की है और हम कैसे अपने आप को शोकेस करते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली पूरी दुनिया से जब एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं तो कंपटीशन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि काफ़ी तगड़ा होने जा रहा है देशों के बीच में। हाँ, तो भारत की जो तैयारी आप देखेंगे, देखिए भारत से 500 तो एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे और 100 इन्वेस्टर्स रहेंगे। उसको छोड़ के भी, क्योंकि इतनी तादाद में हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमने एडिशनल गेस्ट पासेस किए हैं और एंटरप्रेन्योर्स को बुलाने के लिए। तो इनको जो ये तो डेलीगेट्स हैं, इनके ऊपर और भी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। तो इन लोगों के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि हमने इनमें से छांट के 100 ऐसे स्टार्टअप्स लिए जिनके जो इनोवेशन है बहुत ही अनूठे हैं, वो हमने एक एग्जीबिशन किया है। उसमें हम उसको शोकेस करेंगे। तो उस एग्जीबिशन को भी हमने एक नया ढांचा देने की कोशिश की है, उसमें कुछ नवीनता लाने की कोशिश की है। तो ये वर्चुअल एग्जीबिशन है। वर्चुअल एग्जीबिशन में इंटरैक्टिव रहेगा। तो ये आप जैसा आप एग्जीबिशन फिजिकल देखते हैं, स्टॉल वगैरह का नहीं है, तो ये वीडियो वॉल होगा, इंटरैक्टिव होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक वो है। उसके बाद पिचिंग कंपटीशन में हमने करीबन 40 अपने एंटरप्रेन्योर्स लगाए हैं कि जो इन्वेस्टर्स से अपने लिए इन्वेस्टमेंट बात कर सकते हैं। तो अब एक तो ये बात हो गई, लेकिन जो फोकस है इस बार का, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा समिट है, महिलाएं सबसे ज़्यादा 52% इसमें हिस्सा ले रही हैं, और जो फोकस पॉइंट है, अगर हम ये समझें कि 3 दिनों के बाद पूरी दुनिया को मिलेगा क्या, और फोकस जहां पर है वहां पर आप क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहां तक आप डिलीवरेबल की बात कर रहे हैं कि 3 दिनों के बाद क्या मिलेगा, तो हमने 2-3 इसमें वो लगाई हुई हैं कि हम क्या आशा करते हैं। जी। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे उद्यमी हैं, जो विदेशी बाहर के बड़े उद्यमियों के साथ या बड़े इन्वेस्टर्स के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो वो उनको एक आसान जरिया मिलेगा उनसे इंटरेक्ट करने का, अपना शोकेस करने का। और जीएस के पहले हमने काफ़ी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स किए अंडर रोड टू जीएस। उसमें भी हमने अपने स्टार्टअप्स को बहुत एक अपॉर्चुनिटी दी अपना पक्ष रखने की। तो पिचिंग इवेंट्स हुए, हैकाथॉन हुए, उसमें जितने भी विनर्स हैं, करीबन 20 से 25 उन इवेंट्स के जो विनर्स हैं उनको हमने गोल्डन टिकट दिया। तो ये सारे यंग बच्चे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो एज डेलीगेट जाएंगे सरकारी मेहमान बनके। तो मुझे लगता है कि इनको और कुछ देने की जरूरत नहीं, इनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जो कि सरकार दे रही है। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश धामी जी, जो कि मेरे ख्याल से खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और इस कार्यक्रम का भी हिस्सा है। रमेश, आपकी क्या तैयारियां हैं और मुंबई में क्या माहौल है हैदराबाद में जो इवेंट हो रहा है उसको लेके? मुंबई को लेके काफ़ी एक्साइट है हम लोग भी। फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इवांका जो आ रहे हैं हैदराबाद में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई थिंक सब में से एक ही जा रहा है। हम लोग 2 जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट श्रीराज भंडारी जा रहे हैं वहाँ पे हैदराबाद में। बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम भी यहाँ पे। और मुझे लग रहा था ग्रीन सोल बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इन्वायरमेंट को लेके यहाँ जो चल रहा है अभी वो हिसाब से। तो आपकी कोई खास तैयारी है? आप कुछ टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर अपने आप को शोकेस करने की, कुछ फंड जुटाने की, कुछ मेंटरशिप की, कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने की? हमारा यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट्स के साथ कनेक्ट हो विलेजेस में। काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं आगे, हम बार बार चप्पल दे नहीं दे सकते बच्चों को, तो हम कैसे आगे जाके काउंसलिंग और करें स्किल डेवलपमेंट को लेके, और कुछ यूनिक हमें कुछ वहाँ से ट्राई, हमें उम्मीद ज़्यादा है वहाँ से।
रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स से हमने बात की है पूरे देश में, और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत के बाद भारत में कई ऐसे संस्थान भी हैं जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। IIT दिल्ली स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इनमें से एक है। IIT दिल्ली के छात्र नए प्रयोग और इनोवेशन के जरिए किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का हल ढूंढने में लगे हुए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। हम इस वक्त IIT दिल्ली में हैं और जैसा कि आप सबको पता है, अपनी बेहतरीन तकनीकी शिक्षा के लिए IIT दिल्ली की दुनिया भर में पहचान है और ये संस्थान अपने छात्रों को नई नई खोजों यानी इनोवेशंस के लिए भी प्रेरित करता है। और यहाँ के छात्रों ने ऐसे कई इनोवेशंस किए हैं जिनकी दुनिया भर में पहचान है और जिनको दुनिया भर में मान्यता मिली है। हमारे पीछे ये IIT दिल्ली का इंक्यूबेशन सेंटर है। यहाँ पर IIT दिल्ली के छात्र अपने विभिन्न स्टार्टअप्स के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो देश की समस्याएं हैं उनका हल ढूंढने में लगे हैं। हमारे साथ प्रतीक शर्मा हैं, IIT दिल्ली के छात्र हैं। इन्होंने नेज़ो फिल्टर नाम से एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो कि प्रदूषित हवा को आपके शरीर के अंदर जाने से रोकता है। हमने इसको डेवलप किया, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, IIT दिल्ली में रहते हुए इस चीज़ को निर्माण किया। जिस तरीके से सांस की बीमारियां या जिस तरीके की बीमारियां बढ़ रही है, उसके लिए नेज़ो फिल्टर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही एफिशिएंट एंड बहुत ही एस्थेटिकली गुड सॉल्यूशन हम लोगों ने डेवलप किया। जी, कैसे इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह आप बताएं? जी, कुछ इस तरीके का नेज़ो फिल्टर्स दिखाई देता है। बस इस तरीके से आप इसको अपने नोज़ पे स्टिक कर सकते हैं। ये लग गया नेज़ो फिल्टर्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके मुकाबले में कितना ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसको एक बार लगाने के बाद कितनी देर तक यूज़ किया जा सकता है? जी, नेज़ो फिल्टर इज़ अ यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट जिसको आप पूरे दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑटो फिल्ट्रेशन है, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी कंपेयर इट द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ नेज़ो फिल्टर्स, तो नेज़ो फिल्टर मात्र 10 रुपये के अंदर आपको मिल सकता है। IIT के कुछ छात्र हैं जो कि स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। पीयूष हैं हमारे साथ। पीयूष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं, क्या है वो स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मोटर्स होती है जिसको डायनेमिकली टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल किया जाना चाहिए और उसके लिए मोटर कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। तो हम वो डिज़ाइन करते हैं। हम लिथियम आयन बैटरीज़ जो कि अभी आपके लैपटॉप्स में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती हैं, उन बैटरीज़ को भी अब गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्योंकि वो ज़्यादा पावर डेंस और एनर्जी डेंस है। तो उन बैटरीज़ के लिए उनको मॉनिटरिंग और उनका मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और हम इसलिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी डिज़ाइन करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक व्हीकल इंटीग्रेशन मॉड्यूल के ज़रिए सारा जो डेटा गाड़ी का होता है वो हमारे क्लाउड सर्वर पे भेजती है, जहाँ पे हम इस डेटा को समझते हैं और इससे स्मार्ट व्हीकल वाले फीचर्स जैसे ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स या रिमोट डायग्नोस्टिक्स जैसी चीज़ों को करते हैं। कैसे आप लोग को इंस्पिरेशन मिला और कहाँ से मदद मिली आप लोगों को ये सारे काम पूरे करने के लिए? हमको पता है कि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो इसलिए क्योंकि हम ऑटोमोबाइल्स में पैशनेट भी हैं, हमारा मन उन कामों में लगता है, और क्योंकि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो हमने इसलिए ये वेंचर स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर कर सकता है। IIT दिल्ली के कुछ छात्रों ने डिजिटल ग्राउंड वाटर लेवल रिकॉर्डर तैयार किया है जो कि ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर कर सकता है। हमारे साथ अंकित हैं, उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने इस डिवाइस को तैयार किया। अंकित ने, उनसे हम बात करेंगे। अभी तक जो हम लोग यूज़ करते थे वो कॉन्टैक्ट डिवाइसेस यूज़ करते थे, माने उसको आपको ट्यूबवेल में डालना पड़ता था, नीचे तक एक वायर होता था लंबा सा, प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता था जिससे वो बताता था, और ये सारा ज़्यादातर इंडिया में बाहर से आता था। अभी हम लोगों ने जो बनाया है इंडिया में, दैट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस। वो वर्ल्ड में ही दूसरी तीसरी कंपनी है हम लोग जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। सो इसके अंदर आपको अंदर नहीं डालना रहता है, इसको सिर्फ ऊपर लगाना रहता है वेल पे, और वो ऑटोमेटिक सारा डेटा आपका डैशबोर्ड पे आपको आता रहता है। ऑनलाइन वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि कितना आपका वाटर लेवल है। दूसरे और जो इस तरह के प्रोडक्ट्स से अगर कंपैरिजन करें तो जैसा आपने बोला कि ये इंडिजिनस है,
तो कॉस्ट के मामले में कितना ये कॉस्ट इफेक्टिव है? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडिया में बन रहा है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बन रहा है, तो इसकी जो कॉस्ट है जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसके अराउंड 70% रहती है, 60 to 70% ऑफ द नॉर्मल प्रोडक्ट। तो आपने देखा किस तरह से आईआईटी दिल्ली के ये जो युवा उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने स्टार्टअप के माध्यम से जो देश की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो पॉल्यूशन से जुड़ी समस्या हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी समस्या हो, चाहे ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या है, इन सभी समस्याओं का हल ढूंढने में लगे हैं। कैमरा पर्सन जयशंकर और सुमित के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास इकोनॉमी टुडे और आज हम चर्चा कर रहे हैं GES 2017 की। खुशी मनाओ घर में, अब तो पिंडिया है आई, बायोस्कोप के संदूकों से नए रंग है लाई, बचपन में उसकी हंसी में सुर सारे खुल जाए, बड़ी जो होवे तो प्रगति के सारे द्वार खुल जाए, तू करे जो कल्पना जेबों में चांद भर लाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, हाँ सानिया से साइना दुनिया में नाम कर जाए, घर की बेटी भारत माँ की आन बान बन जाए, राजनीति हो या गृहस्थी सब में अव्वल आए, बेटी जो। बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए, साबुन से हाथ धो लीजिएगा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे और आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट की, जो कि 28 नवंबर को शुरू होने जा रही है हैदराबाद में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर नरॉय जो कि सलाहकार हैं नीति आयोग में, और साथ ही साथ रमेश जुड़ रहे हैं जो कि मुंबई से हैं और डायरेक्टर हैं ग्रीनसोल के। डॉक्टर रॉय, अगर आपसे समझे कि जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी, हमने विज्ञान भवन में ज़बरदस्त ऊर्जा का एक माहौल देखा था, तो शायद इससे ज़्यादा एनर्जी हैदराबाद में देखने को मिलेगी। ये जो फोकस है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, वो कहाँ से आया और उसका एक तरह से मोटो या टारगेट क्या कुछ है आपको? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो GS है ये एक US का इवेंट है, जो कि वो अलग अलग देशों में कर चुके हैं पहले। जब ये इंडिया की बारी आई तब जो भी GS में हम कर रहे हैं वो इंडिया और US को संग मिलकर तय करना था। तो जब ये टॉपिक थीम क्या होना चाहिए तो हमारी तरफ से भी कहा गया और उन्होंने सहमति भी की कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप एक महिला को या तो उसकी शिक्षा करते हैं या उसको रोज़गार देते हैं तो उसकी पूरी फैमिली बढ़ती है। जैसे कि कई स्टडीज़ किए गए हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि महिला जो कमाती है उसका 90% से ज़्यादा उसकी फैमिली में लगता है, वापस निवेश हो जाता है। तो अगर आपको देश को बढ़ाना है तो पहले आपको महिलाओं पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जो सरकार है उसका भी महिला के ऊपर बड़ा फोकस है। तो इसलिए हमने ये थीम रखा, वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, कि आप महिला को आगे रखिए तो आप पूरे देश का विकास कर पाएंगे। और इकोसिस्टम की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो राज्य हैं वो भी आपको कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे हैदराबाद में। तो वहाँ पर जो इकोसिस्टम है, आपको लगता है कि अब राज्य आगे आ रहे हैं और एक दूसरे से मिलजुल करके वापस जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है अपने यहाँ बेहतर करने की कोशिश करेंगे? ज़रूर। देखिए, जो ये एक हमारी सरकार का एक और मानना है कि राज्यों में भी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो जो हमने नीति आयोग का एक मैंडेट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तहत नीति आयोग ने काफ़ी सारे ये इंडेक्सेस वगैरह बनाए हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ईज ऑफ डूइंग DIPP कर रहा है। तो हमने ये देखा है कि इन सब में राज्य एक दूसरे से बढ़ के आगे आ रहे हैं। और यही नहीं कि आंध्रा
और तेलंगाना जैसे राज्यों का तो नाम लिया ही जाता है। अब आप रोड टू जीएस में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, झारखंड में भी हमने बहुत सक्सेसफुल इवेंट्स किए जहां की एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस किया गया। तो सारे राज्य बहुत प्रगति कर रहे हैं इस एरिया में, इंक्यूबेटर्स लगाए जा रहे हैं, सारा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अब रमेश के पास चलते हैं। रमेश, जब आपने ये आइडिया शुरू किया तो किस तरह से आपने सोचा और कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जो दूसरे आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग कि जो आइडियाज़ एक बहुत ही मतलब, मैं खुद एथलीट था, 2 टाइम मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है, और मैं खुद के शूज़ मेरे एवरी ईयर 4 to 6 पैर डिस्कार्डेज होते थे, ख़राब हो जाते थे। तो मैंने क्यों ने सोचा कि इतने मेरे 6 जोड़े साल में जा रहे, तो हम लोग कितना लोग हैं जो एवरीडे जो पहन नहीं पाते। 1.2 बिलियन लोग हैं जिनके पास चप्पल ही नहीं है, और हम एवरी ईयर 35 करोड़ शूज़ हम वेस्टेज कर रहे हैं एवरी ईयर्स। तो आई थिंक वहाँ से एक ये आइडिया ऊपर आया, और हमने रिसर्च किया। आज बहुत सारे लोग बिना चप्पल जाते, 6 से 10-15 किलोमीटर ऐसे बैकफुट वॉक करते हैं स्कूल के बच्चे विलेजेस में। तो उसको देख के हमने फिर काफ़ी इस चीज़ को किया, तो देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं स्कूल में। चलिए, और अब थोड़ा सा बेंगलुरु चलते हैं, जो कि देश का स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है, और बेंगलुरु में कुछ खास स्टार्टअप से बात की हमारी विशेष संवाददाता आयशा खानम ने। आइए दिखाते हैं ये खास बातचीत।